हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो एमए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पंचायती राज इन इंडिया पेपर से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड वेरियस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में बताया था। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को वुमेन और पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के एम्पावरमेंट के बारे में बताया था। अब पार्ट 2 में मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एल्डरली और एजेड पीपल, चिल्ड्रेन एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के एम्पावरमेंट के बारे में बताएंगे। तो आइए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स से स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर एमंग द मोस्ट डिसवांटेजेड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स इन इंडिया, with its focus on faster, sustainable and more inclusive growth. The 12th Five-Year Plan highlights that concerns of the poor, the scheduled caste, the scheduled tribes, other backward classes, minorities, differently abled and other marginalized groups must be addressed for growth to be inclusive. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इनके तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास पे बल दिया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई गई हैं। The Government of India has enacted progressive legislation programs and schemes for the development and empowerment of the SC and ST, the scheduled tribes and other traditional forest dwellers. Recognition of Forest Right Act 2006, the provision of the Panchayats Act 1996, Minor Forest Produce Act 2005 and the Tribal Sub-Plan Strategy are focused on the socio-economic empowerment of STs. The Land Acquisition Bill, which has been renamed as the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill 2012, has a separate chapter to protect the interest of SC and ST. The Parliament of India passed the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill 2013 in September. This bill aims to eliminate the inhuman practice of manual scavenging and rehabilitation of liberated manual scavengers, all of them who belong to the scheduled castes. भारत सरकार ने एससी और एसटी के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रगतिशील कानून, कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, पंचायतों का प्रावधान अधिनियम 1996, लघु वनोपज अधिनियम 2005 और जनजाति उप योजना रणनीति एसटी के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। भूमि अधिग्रहण विधेयक, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक 2012 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के रूप में नाम दिया गया है। एससी एसटी के हितों के लिए यह सुरक्षित है। भारत की संसद ने सितंबर 2013 में मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास विधेयक के रूप में रोजगार पर रोक लगा दी।
इस बिल का उद्देश्य मैनुअल मैला ढोने वालों की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना और उनका पुनर्वास करना है जो सभी अनुसूचित जाति के हैं। Securing rights to forest produce enhances and sustain livelihood and economic security. The Government of India also has special schemes to enable access to opportunities including scholarships for education, financial support, and skill building for setting up enterprises, reservations in jobs, and special courts to address instances of atrocities and violence. वनोपज के अधिकारों की सुरक्षा करना और आजीविका तथा आर्थिक सुरक्षा को विकसित करना और बढ़ाना। भारत सरकार के पास शिक्षा, वित्तीय सहायता और उद्योग स्थापित करने के लिए कौशल का निर्माण करना, नौकरियों में आरक्षण, अत्याचार और हिंसा के मामलों का समाधान करने के लिए विशेष अदालतों सहित अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष योजनाएं भी हैं। Through the Scheduled Caste Sub-Plan and the Tribal Sub-Plan, the Government of India is challenging funds from the Planning Commission for the Development of SC and ST respectively. Of the total plan budget as of 2001, the Government of India has earmarked 16% for the development of SC and 8% for the development of ST in the union and state budgets. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के माध्यम से भारत सरकार क्रमशः SC और ST के विकास के लिए योजना आयोग से धन ले रही है। कुल योजना बजट में से 2001 तक भारत सरकार ने SC के विकास के लिए 16% और ST के विकास के लिए 8% यूनियन और स्टेट बजट में रखे हैं। अब हम समाज का जो वंचित वर्ग है, एक वर्ग वो है जिसको कि एल्डरली और एज्ड पीपुल बोलते हैं, वो भी समाज का वंचित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है। एल्डर्स हैव ऑलवेज हैड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन इंडियन सोसाइटी एज ए गाइड एंड फैमिली हेड. The respect that was received by the elders is gradually decreasing. The society, which considers their experience as invaluable capital, has now started behaving badly towards them. एल्डर्स पीपल को बहुत सारी समस्याओं का आज के समय में सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वो फिजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, मेंटल प्रॉब्लम, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके साथ कुछ मानसिक समस्याएं भी होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी वो आर्थिक समस्याओं से भी ग्रसित होते हैं, फैमिली एंड सोशल प्रॉब्लम, अकेलेपन की समस्या होती है, द प्रॉब्लम ऑफ डिसरेस्पेक्ट इन होम एंड सोसाइटी, उनको जो है अपने घर में समाज में डिसरेस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है, एंड लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग ऑफ पैरालिसिस। ये सारी समस्याएं हैं जिसका भी सामना एल्डर पीपल करते हैं। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्कीम प्रोग्राम्स चलाए गए हैं कि इनका एम्पावरमेंट हो सके, जो कि समाज के उपेक्षित वर्ग हैं। मेजर वेलफेयर स्कीम्स फॉर द एल्डरली इन इंडिया. The population of the elderly in India was 103.8 million in 2011 and is projected to rise to 137.2 million in 2026. The Government of India has demonstrated its commitment to ensure a safe, dignified and productive life for the elderly through various measures. Some of these
Key measures: National Policy on Older Persons, Integrated Program for Older Persons, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Annapurna Scheme, National Program for Health Care of Elderly, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2017। भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या 2011 में 103.8 मिलियन थी और 2026 में इसके 173.2 मिलियन तक होने का अनुमान है। भारत सरकार ने विभिन्न उपायों के माध्यम से वृद्धजनों के लिए एक सुरक्षित, गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इनमें से कुछ जो प्रमुख उपाय हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जैसे वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। Recent initiatives include प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सीनियर पेंशन इंश्योरेंस स्कीम 2017, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड। Other important measures include National Award for Senior Citizens, Insurance Scheme for Senior Citizens, Tax Incentives for Senior Citizens, Reservation of seats and concessions in road, rail and air transport, and recognition of International Day for Older Persons, etc. are included. हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, ये सब चीज़ें भी शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण उपायों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर प्रोत्साहन, सीटों का आरक्षण और सड़क, रेल और हवाई परिवहन में रियायतें तथा वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मान्यता आदि भी इनके सशक्तिकरण के लिए शामिल हैं। अब हम नेक्स्ट जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो है चिल्ड्रेन, उसकी बात करेंगे। चिल्ड्रेन में चाइल्ड लेबर भी आएंगे। The safety of children is emerging as a very serious issue in the country. Weak, helpless, and deprived children have to face physical and mental torture on a daily basis. Today, children are not safe anywhere. Most parents fail to care for children beyond safety conditions. There can be many forms of child abuse, ranging from physical violence to sexual abuse, malnutrition to emotional neglect and discrimination due to exploitation, etc. Our country is grappling with various forms of exploitation and neglect of children. देश में बच्चों की सुरक्षा एक बहुत गंभीर मसला बनकर उभर रहा है। कमज़ोर, लाचार और वंचित बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना आए दिन करना पड़ रहा है। आज बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अधिकांश माता पिता बच्चों की देखभाल करने में असफल रहते हैं। शारीरिक हिंसा से लेकर यौन शोषण, कुपोषण से लेकर भावात्मक उपेक्षा तथा शोषण के कारण भेदभाव आदि जैसे बाल शोषण के अनेक रूप हो सकते हैं। हमारा देश बच्चों के साथ हो रहे शोषण और उपेक्षा के विभिन्न रूपों से जूझ रहा है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, malnutrition and disease protection,
फीमेल फेटिसाइड एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट्सेट्रा। यदि हम चाइल्ड लेबर अर्थात बाल श्रम की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 से 14 वर्ष की उम्र के बीच काम करने वाले बच्चों की संख्या 43.53 लाख है। हालांकि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का मानना है कि बाल श्रमिकों की संख्या आधिकारिक संख्या से कहीं अधिक है। बाल श्रम अधिनियम की उपस्थिति के बावजूद यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाएं जो खतरनाक हैं तथा जिसमें बाल श्रम वर्जित हैं, उनमें नियमित रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं। माचिस, पटाखे और कीमती पत्थर काटने वाले क्षेत्र के निर्माण को कुछ खतरनाक व्यवसायों के रूप में जाना जाता है जो बच्चों को रोजगार देते हैं। कृषि के क्षेत्र में लगभग 60% बाल श्रम देखने को मिलता है। देश में बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी, सामाजिक सुरक्षा तथा योग्यता की कमी है। यदि हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल तस्करी की बात करें तो वर्ष 2014 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 1,35,000 बच्चों की तस्करी होने का अनुमान लगाया गया है। तस्करी वाले बच्चों को गुलामी, घरेलू नौकरी करने, भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है या सेक्स उद्योग में बेच दिया जाता है। अक्सर दूर दराज के गांव और अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चों का अपहरण होता है। बाल तस्करी उद्योग भारत के लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा इस मामले पर बहुत कम काम किया गया है। चाइल्ड लाइन इंडिया के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 1,000 से 1,500 तक बच्चे भारत से सऊदी अरब हज के दौरान भीख मांगने के लिए ले जाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बाल तस्करी सबसे अधिक है। नेक्स्ट, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, बाल यौन शोषण। यौन शोषण भारतीय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के सबसे बड़े खतरों में से एक है। देश में बाल यौन शोषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। देश के लगभग 10% शहरी बच्चे बेघर हैं तथा ऐसा माना जाता है कि इसमें से हर 2 शहरी बेघर बच्चों में से एक यौन शोषण का शिकार होता है। देश बाल यौन शोषण की भयानक वास्तविकता की गिरफ्त में है। हाल ही की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों से प्रतिदिन बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लगभग 8 मामले दर्ज होते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 24% मामले ही दोषपूर्ण साबित हो पाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार CSA के मामले में लड़के भी लड़कियों के समान जोखिम उठाते हैं। भारत के 13 राज्यों के एक अध्ययन के अनुसार 69 लड़के शामिल थे। 69% बच्चों का शारीरिक रूप से शोषण किया गया था, जिनमें 54.6% लड़के शामिल थे। बाल यौन शोषण के मामले में 88.6% बच्चों का उनके माता पिता या परिवार के करीबी सदस्यों द्वारा शोषण किया गया था। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, कुपोषण और रोग प्रतिरक्षण। हालांकि कुपोषण शहरी क्षेत्रों और मध्यम वर्ग में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमारे देश के बच्चों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। पूरे विश्व की अपेक्षा हमारे देश में लगभग 30% कुपोषित बच्चे रहते हैं। निवारण करने योग्य बीमारी का नियंत्रण एक अन्य क्षेत्र है जहां भारतीय बच्चे अत्यंत संवेदनशील है। सरकार द्वारा चलाए गए बड़े अभियान के लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कई टीके ऐसे हैं जो पोलियो को जड़ से खत्म करके बहुमूल्य जीवन को बचा सकते हैं, लेकिन अज्ञानता या गरीबी के कारण लोगों द्वारा इनका पालन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है फीमेल फेटिसाइड एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कन्या भ्रूण हत्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तथा लिंग भेदभाव। सशक्त महारानियों और महिला नेताओं की विरासत पर गर्व होने के बावजूद भी देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि देश में लड़कियों को कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में लिंग अनुपात विषम
और आपत्तिजनक है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2014 में बिहार में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। कुछ राज्य जैसे हरियाणा में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं का है, जो राष्ट्रीय औसत से भी काफ़ी कम है। लिंग आधारित भेदभाव इससे संबंधित मुख्य बुराई है। भारत में अक्सर लड़कियां शिक्षा और स्वस्थ पोषण से वंचित रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जागरूकता पैदा करने और इस बुराई का डटकर सामना करने में एक बड़ा कदम माना जाता है, लेकिन फिर भी अभी भारत को इस क्षेत्र में बहुत प्रगति करना बाकी है। गवर्नमेंट के द्वारा चिल्ड्रन के एम्पावरमेंट के लिए कई कदम उठाए गए हैं। The Constitution of India has talked about children in many articles, like Article 15 gives the government the right to make any law for the protection, care and development of children, etc. Article 21 talks about the right to education. Article 24 prohibits dangerous work. Article 39 prohibits forcing any work and giving every child a healthy and favorable environment. The United Nations has also given children the right to life, development, protection and participation in the Declaration of Children's Rights. In this manifesto, India has also signed and determined to give these rights to the children of our country. Apart from all this, many other schemes have also been run by the empowerment of children. Integrated Child Development Services Scheme, improve nutrition and health conditions of children from 0 to 6 years to lay the foundation for appropriate psychological, physical and social development of the child. Reduction in death ratio, morbidity, malnutrition and dropout cases. General assistance scheme in the field of women and child development. Integrated child protection, Kishori Shakti Yojana, early childhood child education policy, save daughter, teach daughter policy, etc. बच्चों के सशक्तिकरण के लिए ये सारे योजनाएं चलाई गई हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है सेक्सुअल माइनॉरिटी। सेक्सुअल माइनॉरिटीज भी समाज के उपेक्षित वर्ग हैं। सेक्सुअल माइनॉरिटीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हुज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द presumed majority of the population, which are male or female heterosexuals. यौन अल्पसंख्यक भी समाज के उपेक्षित वर्ग में ही आते हैं। A sexual minority is a group whose sexual identity, orientation or practices differ from the majority of the surrounding society. Primarily used to refer to LGBT or non-heterosexual individuals. It can also refer to transgender, non-binary, including third gender or intersex individuals. यौन अल्पसंख्यक एक समूह है जिसकी यौन पहचान, अभिविन्यास या उसके जो प्रैक्टिस होते हैं अधिकतर ये समाज से भिन्न होते हैं। मुख्य रूप से LGBT या गैर विषम व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर और इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स को भी संदर्भित करता है। यौन अल्पसंख्यकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेस, रिस्की बिहेवियर, डेवलपमेंट में बाधा, एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा। यौन अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। ऑन द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 of the IPC, which declared homosexuality illegal
The Supreme Court gave an important decision and said that homosexual relations are not a crime. The Constitution bench made gay sex between two adults out of the purview of consent. समलैंगिकता को अवैध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और कहा कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। संविधान पीठ ने सहमति से दो वयस्कों के बीच बने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध के दायरे से बाहर किया है। Before the Supreme Court's decision, homosexuality was in the category of crime under Section 377 of the IPC. There was also provision for a jail term of 10 years or a lifetime. That too is non-violable. That is, if any man or woman is proved guilty under this act, then they do not get bail. Not only this, there was a provision of life imprisonment or 10 years of imprisonment and fine for having sex with an animal. This category of homosexuality is also known as LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. People of the same communities have been fighting for a long time to change this section and get their rights under the Indian Penal Code. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में था। इसमें 10 साल या फिर जिंदगी भर जेल की सजा का भी प्रावधान था, वो भी गैर जमानती, यानी अगर कोई भी पुरुष या महिला इस एक्ट के तहत अपराधी साबित होते हैं तो उन्हें बेल नहीं मिलती। इतना ही नहीं, किसी जानवर के साथ यौन संबंध बनाने पर इस कानून के तहत उम्र कैद या 10 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान था। समलैंगिकता की इस श्रेणी में LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर के नाम से भी जाना जाता है LGBTQ को। इसी समुदाय के लोग काफ़ी लंबे समय से भारतीय दंड संहिता के तहत इस धारा में बदलाव कराने और अपना हक पाने के लिए सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। Sexual expression should be protected under the fundamental rights of Articles 14, 15 and 21 of our Constitution. Without protecting constitutional rights, sexual minorities will face discrimination, abuse, inequality, violence, and identity crisis. The court should give right to sexual minority communities and connect them to the mainstream of society, even if there is a law against discrimination. हमारे संविधान में दिए गए अनुच्छेद 14, 15 और 21 के मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत यौन अभिव्यक्ति की सुरक्षा की जानी चाहिए। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा किए बगैर यौन अल्पसंख्यकों को भेदभाव, दुर्व्यवहार, असमानता, हिंसा एवं पहचान के संकट का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय को चाहिए कि वह यौन अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकार देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े, चाहे इसके लिए भेदभाव के विरोध में कोई कानून ही क्यों न बनाना पड़े। थैंक यू।